एक सिंगल क्लिक, हाँ। मतलब स्क्रीन पर चमकता हुआ एक छोटा सा आई एग्री बटन। जब कोई इंसान इस बटन पर क्लिक करता है तो क्या वो सिर्फ एक डिजिटल फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा होता है? हाँ, ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि बस टिक करो और आगे बढ़ो, बिना पढ़े ही। बिल्कुल। लेकिन क्या वो अनजाने में अपनी कंपनी के करोड़ों रुपए, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या अपना कोई बहुत बड़ा अधिकार किसी और को सौंप रहा होता है? कॉन्ट्रैक्ट लॉ की दुनिया में एक साधारण सी हाँ कोई छोटी बात नहीं है। सही बात है, ये महज एक इशारा नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा मजबूत कानूनी जाल है जिसमें एक बार कदम रख दिया तो बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एग्जैक्टली। तो आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन इसी हाँ की पूरी एनाटमी को समझना है। हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनके आधार पर आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी पिलर यानी एक्सेप्टेंस या स्वीकृति का गहराई से विश्लेषण करेंगे। और हम ये भी समझेंगे कि आखिर एक्सेप्टेंस की असली कानूनी परिभाषा क्या है, इसका कम्युनिकेशन कैसे काम करता है, और अगर एक बार सहमति दे दी तो क्या उसे वापस लेने का कोई रास्ता बचता है? हाँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम उन ऐतिहासिक मुकदमों के पन्ने भी पलटेंगे जिन्होंने आज के बिजनेस वर्ल्ड के नियम तय किए हैं। बिना किसी बोरिंग लीगल जॉगन के आइए इस पूरी प्रक्रिया के पीछे की फिलॉसफी और लॉजिक को डिकोड करते हैं। तो अगर हम शुरुआत से शुरू करें तो लीगल फ्रेमवर्क की शुरुआत एक बहुत ही बेसिक सिद्धांत से होती है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2B के अनुसार जब किसी ऑफर या प्रपोजल को सहमति मिल जाती है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। मतलब कोई भी बिजनेस डील तब तक हवा में है जब तक उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट ना कर लिया जाए। बिल्कुल, लेकिन ये एक्सेप्टेंस कोई रबर बैंड नहीं है जिसे अपनी सुविधा के हिसाब से खींचा या मोड़ा जा सके। कानून यहाँ एक बहुत ही सख्त लकीर खींचता है। इसे मिरर इमेज रूल कहा जाता है। अच्छा, मिरर इमेज रूल मतलब आईने की तरह बिल्कुल सेम। हाँ, एकदम सेम। इसका सीधा सा मतलब है कि एक्सेप्टेंस बिल्कुल एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। जैसा ऑफर टेबल पर रखा गया है उसे हूबहू बिना एक भी कॉमा या फुल स्टॉप बदले स्वीकार करना होगा। मतलब इसमें कोई भी नया अगर मगर, कोई नई शर्त या कोई छोटा सा भी बदलाव नहीं जोड़ा जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप एक छोटा सा भी बदलाव करते हैं तो वो एक्सेप्टेंस नहीं रहती। इस कॉन्सेप्ट को ना एक हाई स्टेक्स कमर्शियल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बड़ी टेक कंपनी अल्फा किसी उभरते हुए स्टार्टअप बीटा को 500 करोड़ रुपए में खरीदने का ऑफर देती है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। तो स्टार्टअप के फाउंडर्स जवाब देते हैं कि हमें 500 करोड़ का ऑफर मंजूर है, लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, हम अपने कोर सॉफ्टवेयर का पेटेंट अपने पास ही रखेंगे। हाँ, और आम बिजनेस की भाषा में इसे एक बेहतरीन नेगोशिएशन या मोल भाव कहा जाएगा, है ना? बिल्कुल, बिजनेस में तो यही होता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लॉ के लेंस से देखने पर कहानी बिल्कुल अलग है। क्या ये एक्सेप्टेंस है? बिल्कुल नहीं। कानून इसे काउंटर ऑफर मानता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा लीगल ट्विस्ट आता है। जैसे ही स्टार्टअप ने अपना पेटेंट पास रखने की शर्त जोड़ी, टेक कंपनी का जो ओरिजिनल 500 करोड़ का ऑफर था वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। हमेशा के लिए? मतलब उसकी कानूनी मौत हो गई? हाँ, लिटरली कानूनी मौत। अब अगर स्टार्टअप के फाउंडर्स को बाद में एहसास हो कि यार टेक कंपनी तो डील से पीछे हट रही है, और वो भागकर कहें कि ठीक है भाई, हम पेटेंट भी देने को तैयार हैं, हमें ओरिजिनल ऑफर मंजूर है, तो क्या टेक कंपनी अब डील करने के लिए बाउंड है? जवाब है नहीं, क्योंकि ओरिजिनल ऑफर तो पहले ही काउंटर ऑफर आते ही लैप्स हो चुका था। अरे वाह, ये तो बहुत रिस्की है। बहुत रिस्की है। अब स्टार्टअप का पुरानी शर्तों पर राजी होना एक नया ऑफर है जिसे रिजेक्ट करने का पूरा अधिकार टेक कंपनी के पास है। कानून इतना सख्त इसलिए है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा आधार है कॉन्सेंसस एड आइडम, यानी मीटिंग ऑफ माइंड्स। मीटिंग ऑफ माइंड्स मतलब दोनों पक्षों के दिमाग एक ही बात पर, एक ही समय में और एक ही अर्थ में सहमत होने चाहिए। एग्जैक्टली। अगर शर्तों में 1 मिलीमीटर का भी फर्क है तो कोई मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है, और इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो अब इस लॉजिक को एक कदम और आगे ले चलते हैं। मान लीजिए कि किसी कमर्शियल डील में एक पार्टी ने मन ही मन तय कर लिया कि हाँ, मुझे ये ऑफर पूरी तरह से मंजूर है। उन्होंने फाइल पर साइन भी कर दिए और फाइल को अपनी दराज में रख दिया। मतलब उन्होंने किसी को बताया नहीं? हाँ, बस साइन करके रख लिया। तो क्या ये एक्सेप्टेंस मानी जाएगी? इसका बहुत ही सीधा जवाब है नहीं। जब तक उस सहमति को बाहरी दुनिया में एक्सप्रेस न किया जाए, उसे कम्युनिकेट न किया जाए, तब तक उसकी कोई कानूनी अहमियत नहीं है। मतलब खामोशी या चुप्पी को अपने आप में सहमति नहीं माना जा सकता। नहीं। जब तक कि दोनों पार्टियों ने पहले से ये तय ना किया हो
कि अगर मैं 24 घंटे तक कुछ ना कहूं तो मेरी हाँ समझना, वरना साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन का ये नियम सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसके पीछे की फिलॉसफी बहुत गहरी है। इस बात को समझने के लिए हमारी सोर्सेज में एक बहुत ही क्लासिक और ऐतिहासिक केस का जिक्र है, लालमन शुक्ला वी गौरीदत्त, जो 1913 का मामला है। हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। ये कहानी किसी बड़ी कॉर्पोरेट डील की नहीं, बल्कि आज़ादी से पहले के भारत की है। तो हुआ क्या था इसमें? गौरीदत्त नाम के एक सेठ का भतीजा कहीं लापता हो गया था, तो सेठ ने अपने मुनीम लालमन शुक्ला को भतीजे की तलाश में हरिद्वार भेज दिया। लालमन के जाने के बाद सेठ ने बेचैनी में पूरे शहर में पर्चे बंटवा दिए कि जो कोई भी भतीजे को ढूंढ कर लाएगा उसे 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। उस जमाने में 501 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। बहुत बड़ी रकम। अब इधर लालमन शुक्ला, जो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा था, उसे भतीजा मिल गया और वो उसे सुरक्षित वापस ले आया। लेकिन उस वक्त तक लालमन को उस इनाम वाले ऑफर की भनक तक नहीं थी। ओहो, मतलब उसे पता ही नहीं था कि कोई रिवॉर्ड है। बिल्कुल। बाद में जब लालमन को उस 501 रुपए के इनाम के बारे में पता चला तो उसने सेठ से अपने पैसे मांगे। सेठ मुकर गया और मामला कोर्ट पहुंच गया। अब यहाँ एक पल के लिए रुककर सोचते हैं, क्या ये लालमन के साथ नाइंसाफी नहीं लगती? मतलब उसने मेहनत की, भतीजे को खोजा, यानी उसने वो काम कर दिया जिसकी डिमांड ऑफर में की गई थी, तो उसे इनाम क्यों नहीं मिलना चाहिए? इमोशनली देखा जाए तो लगता है कि उसे पैसे मिलने चाहिए थे, लेकिन कोर्ट का नजरिया इमोशंस पर नहीं, लॉजिक पर चलता है। कोर्ट ने लालमन शुक्ला के खिलाफ फैसला सुनाया। वेट, सच में लालमन हार गया? हाँ, वो हार गया। क्यों? क्योंकि बिना जानकारी के एक्सेप्टेंस संभव ही नहीं है। जजमेंट का तर्क ये था कि कॉन्ट्रैक्ट किसी अच्छे काम का इनाम नहीं है, ये दो लोगों के बीच का एक आपसी अग्रीमेंट है। समझ रही हूँ। जब लालमन को उस ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, तो उसके दिमाग और सेठ के दिमाग के बीच वो मीटिंग ऑफ माइंड्स कैसे हो सकती है? एग्जैक्टली। इग्नोरेंस ऑफ ऑफर, यानी ऑफर से अनजान होने की वजह से कोई कानूनी एग्रीमेंट कभी बना ही नहीं। ये केस इस बात को पत्थर की लकीर बना देता है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर का कम्युनिकेशन और फिर उसके जवाब में एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन दोनों एब्सोल्युटली जरूरी हैं। तो ये बात तो साफ हो गई कि हाँ बोलना जरूरी है। लेकिन अब जो सवाल खड़ा होता है वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के सबसे पेचीदा हिस्सों में से एक है। और वो क्या है? अगर दो लोग अलग अलग शहरों में बैठे हैं तो वो हाँ कब और कैसे कम्युनिकेट मानी जाएगी? इसके लिए हमें पोस्टल रूल को समझना होगा। जरा 1872 के दौर की कल्पना कीजिए। उस वक्त बिजनेस फैक्स या ईमेल से नहीं बल्कि खतों से होता था। हाँ, चिट्ठियों का जमाना था। तो एक व्यापारी ने कलकत्ता से चिट्ठी लिखकर बॉम्बे के व्यापारी को कोई ऑफर भेजा। बॉम्बे वाले ने खत पढ़कर मंजूर है लिखा और चिट्ठी पोस्ट बॉक्स में डाल दी। अब सवाल ये है कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट किस सेकंड में पक्का माना जाएगा? क्या जब चिट्ठी लिखी गई, या जब वो पोस्ट बॉक्स में गिरी, या जब वो कलकत्ता वाले व्यापारी के हाथ में पहुंची? बिल्कुल यही सवाल है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 4 इसका बहुत ही अनोखा और थोड़ा सा असंतुलित लगने वाला जवाब देता है। चिट्ठी के जरिए एक्सेप्टेंस के नियम दोनों पार्टियों के लिए अलग अलग समय पर लागू होते हैं। मतलब दोनों के लिए टाइमलाइन अलग है? हाँ, कानून कहता है कि जिसने ऑफर दिया है यानी प्रपोजर, उसके खिलाफ एक्सेप्टेंस तब पूरी हो जाती है जब चिट्ठी पोस्ट बॉक्स में डाल दी जाती है। मतलब जब वो एक्सेप्टर के कंट्रोल से बाहर हो जाती है। अच्छा, इसका मतलब है कि जैसे ही बॉम्बे वाले व्यापारी ने यस लिखी हुई चिट्ठी लेटर बॉक्स में ड्रॉप की, कलकत्ता वाला व्यापारी उसी पल कानूनी रूप से बंद गया। एकदम सही। लेकिन जो व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहा है यानी एक्सेप्टर, उसके खुद के खिलाफ एक्सेप्टेंस तब पूरी होती है जब वो चिट्ठी प्रपोजर को वास्तव में मिल जाती है। यार, ये बात पहली बार सुनने में बहुत अजीब लग सकती है। ये कैसा कानून है जो एक ही चिट्ठी के लिए दो अलग अलग टाइमलाइन तय करता है? आखिर कानून ने प्रपोजर को इतनी जल्दी क्यों बांध दिया? इसके पीछे 1872 की व्यावसायिक मजबूरी छुपी है। सोचिए, अगर कलकत्ता वाला व्यापारी इस बात का इंतजार करता कि जब बॉम्बे वाले की चिट्ठी उसे मिलेगी तभी डील पक्की होगी, और फिर वो एक और चिट्ठी लिख के कंफर्म करेगा कि हाँ, मुझे तुम्हारी एक्सेप्टेंस मिल गई, हाँ, तो ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता। बिजनेस महीनों तक अटका रहता। इसलिए कानून ने बिजनेस को तेजी से चलाने के लिए रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, यानी रास्ते में चिट्ठी खो जाने या लेट होने का सारा रिस्क उस व्यक्ति पर डाल दिया जिसने ऑफर शुरू किया था। वाओ! तो अगर बॉम्बे वाले ने सही पते पर स्टैंप लगाकर चिट्ठी पोस्ट कर दी तो कलकत्ता वाला बंद गया, भले ही वो चिट्ठी रास्ते में किसी बाढ़ में बह जाए या महीनों बाद पहुंचे। बिल्कुल।
और यहाँ ये बताना भी दिलचस्प है कि इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में इस मुद्दे पर एक बड़ा दार्शनिक अंतर है। अंग्रेजी कानून में चिट्ठी पोस्ट होते ही दोनों पार्टियां एक साथ बन जाती हैं, कोई भी पीछे नहीं हट सकता। लेकिन भारतीय कानून बनाने वालों ने एक्सेप्टर को थोड़ा फायदा दिया। उन्होंने एक्सेप्टर को तब तक आजाद रखा जब तक उसकी चिट्ठी प्रपोजर तक पहुंच नहीं जाती। सही कहा। लेकिन समय के साथ दुनिया बदली। पोस्ट बॉक्स की जगह टेलीफोन और टेलेक्स ने ले ली। तो क्या ये 1872 का पोस्टल रूल आज के इंस्टेंट कम्युनिकेशन पर भी लागू होता है? इस सवाल का जवाब हमारे सोर्सेज में मौजूद 1966 के एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से मिलता है। भगवान दास गोवर्धन दास कीडिया वी गिरधारी लाल परशुतम दास। इस मामले में विवाद क्या था? विवाद ये था कि जब दो व्यापारी टेलीफोन पर सौदा पक्का कर रहे हों तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ बना माना जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जहां बनता है केस भी उसी शहर के कोर्ट में चलता है। अच्छा, ज्यूरिसडिक्शन का इशू था। तो क्या टेलीफोन पर भी वही पोस्टल रूल लगेगा कि जिसने फोन पर हाँ बोला बोलते ही दूसरा इंसान बंद गया? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पोस्टल रूल को टेलीफोन पर लागू करने से साफ मना कर दिया। कोर्ट का तर्क बहुत ही प्रैक्टिकल था। उन्होंने कहा कि टेलीफोन या आज के जमाने में कह लें तो जूम कॉल्स या स्काइप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे दो लोग आमने सामने बैठकर बात कर रहे हो। यहाँ चिट्ठी वाला डिले नहीं है। एग्जैक्टली। इसलिए ऐसे मामलों में कॉन्ट्रैक्ट वहां और तब बनता है जहां एक्सेप्टेंस वास्तव में सुनी और समझी जाती है। इसे आज के मॉडर्न वर्कप्लेस के एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक इम्पॉर्टेंट जूम मीटिंग चल रही है। एक पार्टी एक बड़ा ऑफर देती है और दूसरी पार्टी कहती है वी एक्सेप्ट द ऑफर, लेकिन बोलते वक्त उनका माइक म्यूट पर था। या इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल होने की वजह से आवाज कट गई। उन्होंने तो अपनी तरफ से हाँ बोल दी, लेकिन ऑफर देने वाले को कुछ सुनाई नहीं दिया। तो क्या यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बना? कानून के मुताबिक बिल्कुल नहीं। जब तक कम्युनिकेशन इफेक्टिव ना हो, जब तक सामने वाला वो हाँ साफ साफ सुन ना ले, तब तक बात पक्की नहीं होती। मतलब अगर आवाज कट गई है तो आपको दोबारा अपनी एक्सेप्टेंस सुनानी होगी। ये दिखाता है कि कानून सिर्फ किताबी बातों पर नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन की सच्चाई पर चलता है। बिल्कुल। चलिए अब इस पूरी बातचीत के एक बहुत ही रोमांचक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। इंसानी फितरत है कि कई बार हम जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ले लेते हैं, हाँ बोल देते हैं और अगले ही पल हमें पछतावा होने लगता है। अरे हाँ, बायर्स रिमोर्स जिसे कहते हैं। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट लॉ में अंडू करने का कोई बटन होता है? यही तो सवाल है। अगर किसी ने चिट्ठी में हाँ लिख दी, उसे पोस्ट भी कर दिया, लेकिन घर लौटते ही लगा कि डील में नुकसान है, तो क्या उस हाँ को वापस लिया जा सकता है? इसका जवाब सेक्शन 5 में मिलता है, जो रिवोकेशन यानी वापसी के नियम तय करता है। तो सेक्शन 5 क्या कहता है? ये कहता है कि एक एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस को तब तक रिवोक कर सकता है जब तक कि उसकी एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन उसके खिलाफ पूरा ना हो जाए। और जैसा कि हमने अभी पोस्टल रूल में समझा था, एक्सेप्टर के खिलाफ कम्युनिकेशन तब पूरा होता है जब चिट्ठी प्रपोजर के हाथ में पहुंच जाती है। बिल्कुल। अगर इसे विजुअलाइज करें तो ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही थ्रिलिंग रेस की तरह है। रेस? वो कैसे? मान लीजिए एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट के जवाब में किसी ने यस लिखकर साधारण डाक से भेज दिया। चिट्ठी लेटर बॉक्स में गिरते ही प्रपोजर तो बंद गया, लेकिन एक्सेप्टर अभी भी आजाद है, मगर सिर्फ तब तक जब तक वो खत डिलीवर नहीं होता। ओहो, अब अगर विचार बदल गया है तो इस रेस को जीतना होगा। एग्जैक्टली। एक्सेप्टर को उस साधारण डाक वाली चिट्ठी से ज्यादा तेज दौड़ना होगा। उसे तुरंत एक टेलीग्राम करना होगा या स्पीड पोस्ट से एक नई चिट्ठी भेजनी होगी जिसमें साफ साफ नो या रिवोकेशन लिखा हो। मतलब अब दोनों लेटर्स रास्ते में हैं। अगर वो नो वाला तेज कम्युनिकेशन यस वाली चिट्ठी से पहले पहुंच गया तो समझो जान बच गई, एक्सेप्टेंस रद्द मानी जाएगी। लेकिन अगर यस वाली चिट्ठी पहले पहुंच गई या दोनों साथ साथ पहुंचे और प्रपोजर ने इत्तेफाक से पहले यस वाली चिट्ठी खोल ली तो रेस खत्म, कॉन्ट्रैक्ट पक्का हो गया। इसके बाद पीछे हटने का मतलब है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके लिए भारी हर्जाना भरना पड़ सकता है। सही कहा। यह रेस वाला नियम यह सुनिश्चित करता है कि बिजनेस वर्ल्ड में फेयरनेस बनी रहे, लोग अपने फैसलों के प्रति जिम्मेदार रहें, लेकिन उन्हें अपनी गलती सुधारने का एक लॉजिकल विंडो भी मिले। ये तो सच में बहुत थ्रिलिंग है। अब इस डीप डाइव के आखिरी और सबसे कॉम्प्लेक्स पड़ाव की तरफ चलते हैं। ये है प्रोविजनल एक्सेप्टेंस और टेंडर्स की भूल भुलैया। कॉर्पोरेट डील्स और खासकर सरकारी ठेकों में कई बार ऐसा होता है कि सामने वाली पार्टी सीधे हाँ नहीं कहती। उनका जवाब होता है, हमें आपका ऑफर
प्रोविजनली मंजूर है, लेकिन फाइनल अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मिनिस्टर से लेना होगा। हाँ, इसे ही प्रोविजनल एक्सेप्टेंस यानी अस्थायी स्वीकृति कहा जाता है। ये कोई पक्की एक्सेप्टेंस नहीं है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक इशारा है कि मामला सही दिशा में जा रहा है, लेकिन ये एक भविष्य की शर्त या किसी हायर अथॉरिटी के फाइनल कंफर्मेशन पर टिका होता है। इसे ना गहराई से समझने के लिए हमारे सोर्सेज में एक बेहतरीन केस स्टडी है, हरिद्वार सिंह वर्सेस बगून सम्ब्रुई 1972 का मामला। इस मामले में क्या हुआ था कि एक बांस के जंगल की सरकारी नीलामी हुई, जिसे बैम्बू कूप कहते हैं। एक व्यक्ति ने सबसे बड़ी बोली लगाई। वहां मौजूद डीएफओ यानी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने उस बोली को प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन सरकारी नियमों के तहत फाइनल कंफर्मेशन राज्य सरकार के पास से आना था। और सरकारी दफ्तरों का हाल तो हम जानते ही हैं। बिल्कुल, फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल पर घूमने लगीं। अंदर ही अंदर फाइल पर मिनिस्टर ने अपनी मंजूरी दे भी दी, लेकिन सबसे बड़ा पेंच ये फंसा कि वो अंतिम निर्णय कभी भी उस बोली लगाने वाले को कम्युनिकेट ही नहीं किया गया, उसे बताया ही नहीं गया। अरे बाप रे। और कुछ समय बाद सरकार ने अपना फैसला बदलकर वो ठेका किसी और को ज्यादा पैसे में दे दिया। तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने साफ कहा कि यहाँ कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। सिर्फ फाइल पर साइन कर देने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, अगर वो साइन दराज में ही बंद रहे। एग्जैक्टली। जब तक फाइनल कंफर्मेशन का कम्युनिकेशन उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए ट्रांसमिशन में नहीं डाला जाता, तब तक वो प्रोविजनल एक्सेप्टेंस सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है, कोई पक्की कानूनी हाँ नहीं। इसी से जुड़ा हुआ टेंडर्स का मुद्दा भी है। हम रोज अखबारों में या ऑनलाइन पोर्टल्स पर बड़े बड़े टेंडर्स के विज्ञापन देखते हैं। टेंडर्स की कानूनी प्रकृति को समझने के लिए यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदाला थात्या 1966 का मामला एक मास्टर क्लास है। हाँ, इस केस में रेलवे प्रशासन ने गुड़ यानी जैगरी की सप्लाई के लिए एक टेंडर निकाला। एक सप्लायर ने टेंडर भरा और कहा कि वो 14,000 मन गुड़ सप्लाई करने को तैयार है। जी। रेलवे ने उस टेंडर को एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ रेलवे ने एक बहुत ही चालाकी भरी शर्तें कैंसिलेशन क्लॉज डाल रखी थी, जिसमें लिखा था कि रेलवे प्रशासन जब चाहे किसी भी स्टेज पर इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है और उसके लिए कोई हर्जाना नहीं देना होगा। ये तो बहुत वन साइडेड शर्त है। बिल्कुल। फिर टेंडर एक्सेप्ट होने के बाद रेलवे ने सप्लायर को एक फॉर्मल ऑर्डर भेजा कि हमें फलां तारीखों पर इतनी मात्रा में गुड़ चाहिए। सप्लायर ने तैयारी शुरू कर दी, लेकिन कुछ समय बाद रेलवे ने अचानक अपने उसी कैंसिलेशन क्लॉज का हवाला देते हुए बचे हुए ऑर्डर को मनमाने तरीके से कैंसिल कर दिया। तो मामला कोर्ट में गया और यहाँ कोर्ट ने टेंडर्स की पूरी थ्योरी को डिकोड किया। इस कॉन्सेप्ट को ना एक ओपन बफे के उदाहरण से समझते हैं। ओपन बफे मतलब कैसे? कोर्ट ने समझाया कि अखबार में निकला टेंडर अपने आप में कोई ऑफर नहीं है, वो सिर्फ एक इन्विटेशन टू ऑफर है। जैसे कोई रेस्टोरेंट बोर्ड लगा दे कि हम केटरिंग के ऑर्डर लेते हैं। जब सप्लायर टेंडर भरता है तो वो ऑफर होता है। अच्छा, और जब रेलवे उस टेंडर को पास कर देती है तो वो एक स्टैंडिंग ऑफर बन जाता है। एग्जैक्टली। यानी वो ओपन बुफे अब खुल गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि टेंडर पास होने भर से कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। असली जादू तब होता है जब रेलवे माल की डिलीवरी के लिए स्पेसिफिक डेट्स और क्वांटिटी के साथ एक फॉर्मल ऑर्डर देती है। तो वो फॉर्मल ऑर्डर आते ही वो स्टैंडिंग ऑफर एक पक्के लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल। ये ऐसा है जैसे आपने उस ओपन बुफे में से एक खास डिश का ऑर्डर वेटर को दे दिया हो। एक बार फॉर्मल ऑर्डर प्लेस हो गया तो उसके बाद रेलवे अपनी मर्जी से उस कैंसिलेशन क्लॉज का इस्तेमाल करके पीछे नहीं हट सकती। मतलब कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि कैंसिलेशन क्लॉज कोई जादुई छड़ी नहीं है जो आपको आपकी जिम्मेदारी से बचा ले। एक बार ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलकर फॉर्मल ऑर्डर की शक्ल ले लें तो कानून फेयरनेस पर काम करता है, किसी एक पार्टी की मनमानी पर नहीं। तो इस तरह हम आज के इस डीप डाइव के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। आज इन तमाम सोर्सेज, लीगल सेक्शंस और ऐतिहासिक मुकदमों की गहराइयों में जाकर हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ के डिजाइन में कितनी बारीकी है। एक स्वीकृति या हाँ महज एक शब्द नहीं है। हाँ, ये एक पूरा लीगल आर्किटेक्चर है। इसे कानून की नज़र में खरा उतरने के लिए मिरर इमेज रूल जैसी सख्त शर्तों को पास करना होता है। इसका कम्युनिकेशन एक तय तरीके से होना चाहिए और अगर इसे रिवोक करना है तो समय के खिलाफ वो रेस जीतनी होती है। और ये पूरा 1872 का कानूनी ढांचा सिर्फ वकीलों की किताबों में बंद नहीं है। ये हमारे समाज की व्यावसायिक नींव है।
जब कोई कंपनी दूसरे देश की कंपनी के साथ डील करती है, जब हम कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हैं या जब कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर टेंडर पास होता है। तो ये नियम ये सुनिश्चित करते हैं कि बिजनेस हवाई वादों पर नहीं बल्कि ठोस जवाबदेही पर चले। बिल्कुल। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक बहुत ही प्रोवोकेटिव विचार पर गौर करते हैं। सोचने वाली बात है कि आज हमने जिन भी कानूनों का विश्लेषण किया वे सब 1872 में ड्राफ्ट किए गए थे। उस दौर में जब खत घोड़ा गाड़ियों से जाते थे और बाद में धीरे धीरे टेलीफोन आए। लेकिन जरा आज के 2026 के मॉडर्न डिजिटल युग के बारे में सोचिए। हाँ, आज के समय में हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, ब्लॉकचेन बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और एआई एल्गोरिदम्स पलक छपकते ही मतलब मिली सेकेंड्स में हजारों ऑफर्स को एनालाइज करते हैं और उन्हें ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहां कोई इंसान बैठकर आई एग्री पर क्लिक नहीं कर रहा है। मशीनें सीधे मशीनों से बात कर रही हैं और करोड़ों की डील्स कर रही हैं। अब सोचिए अगर एक एआई सिस्टम खुद से इंस्टेंटेनियसली किसी ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ की उस रेस का क्या होगा? क्या किसी इंसान के पास इतना समय होगा कि वो उस एआई के फैसले को रिवोक करने के लिए कोई नोटिस भेज सके? ये तो सच में नामुमकिन सा लगता है। और इससे भी बड़ा एक दार्शनिक सवाल खड़ा होता है। हमने पूरी चर्चा में मीटिंग ऑफ माइंड्स या कंसेंसस एडाइडम की बात की, जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की आत्मा है। सही बात है। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट बनाने में कोई इंसान शामिल ही नहीं है, तो ये मीटिंग ऑफ माइंड्स आखिर किनके दिमागों के बीच हो रहा है? मशीनों के पास तो अपना कोई दिमाग, कोई समझ या कोई इंटेंशन होता ही नहीं है। उफ, ये बहुत गहरा सवाल है। क्या हमारा ये 150 साल पुराना कानून जो इंसानी व्यवहार को सोचकर लिखा गया था, आज की मशीनों के सोचने के तरीके के हिसाब से काम कर सकता है? या फिर इस डिजिटल दुनिया को संभालने के लिए हमें एल्गोरिदम्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक बिल्कुल नया वर्जन लिखना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले समय में पूरी कानूनी दुनिया को खोजना पड़ेगा। सच में। अगली बार जब कोई ऐप आपसे बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली परमिशन मांगे, तो इस बात पर जरूर सोचेगा। तो आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही।